में। और इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद दी फ्लो, द मेंटालिटी, द व्यू ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स इन द कंट्री हैव is now turning in favor of the department, and this is a very serious thing. जीएसटी लागू हुए करीब 6 वर्ष हो चुके हैं, हम सभी को मालूम है, और अभी तक जो जजमेंट्स आ रहे थे फेक आईटीसी को लेके कि यदि सप्लायर टैक्स नहीं चुकाता है तो उसका खामियाजा क्या क्रेता को मिल सकता है, द बायर हैज टू पे फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर, द आंसर इज यस। जीएसटी कानून में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिसमें सरकार ने अपना पक्ष मौजूद किया है। सेक्शन 41 को इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 155 है, और ये सारे प्रावधान ऐसे हैं शायद हम लोगों से कहीं ना कहीं मिस हुए हैं। सेक्शन 155 जीएसटी कानून में एक सेक्शन है जिसका संज्ञान हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि हाउ द लॉ इज बीइंग मोल्डेड। तो कृष्ण की भूमि है, तो आज मैं आपको 4 ब्रह्मास्त्र ऐसे देने वाला हूं जिनका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा इफ यू आर इनटू द लिटिगेशन प्रैक्टिस ऑफ जीएसटी, और आपको ऐसी लड़ाई लड़नी है फॉर योर इनोसेंट बायर। और ये सारी लड़ाई मैं आपको बता दूं इनोसेंट बायर के लिए है। आज का जो भी चर्चा का विषय है वो इनोसेंट बायर के लिए है। अगर कोई आपका ऐसा क्लाइंट है, ऐसा बायर है जो हु इज इन कन्विंस विद द सेलर, या उसकी कोई मिली भगत है और वो साथ मिलकर चोरी करते हैं, तो दिस इज नॉट फॉर हिम। तो आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम सब लोग उन्हीं कारोबारियों की वकालत करते हैं जो इनोसेंट और ईमानदार कारोबारी हैं। सेक्शन 16(2) बात करता है जीएसटी कानून में व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 4 शर्तें थी जीएसटी कानून में कि किसी भी बायर को अगर आईटीसी लेनी है तो उसको 4 शर्तों का अनुपालन करना होगा। ही शुड हैव द टैक्स इनवॉइस, ही शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स एंड द बायर शुड हैव फाइल्ड हिज मंथली रिटर्न। यानी कि 4 शर्तों का अनुपालन यदि होगा तो बायर को आईटीसी मिल जाएगी। यानी कि इसमें तीसरी शर्त ये थी कि अगर सेलर टैक्स चुकाएगा तो बायर को आईटीसी मिलनी है, और यदि सेलर टैक्स नहीं चुकाएगा तो बायर को आईटीसी नहीं मिलनी है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सेक्शन 16(2)(c) है ये कोई नया प्रावधान नहीं है। दिल्ली वैट एक्ट में सेक्शन 9 था, तमिलनाडु वैट एक्ट में सेक्शन 19 था, जो ये कहता था कि विक्रेता के कर चुकाने पर ही क्रेता को आईटीसी अनुमन्य होगी। यानी कि ओनली इफ द सेलर पेज द टैक्स द बायर विल टेक द क्रेडिट। पर यह भी सच बात है कि इतने लंबे समय की लड़ाई के बाद ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द केस ऑफ महालक्ष्मी कॉटन मिल्स हैव गिवन द जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द एसएससी। यानी कि 29 राज्य हैं और 28 राज्यों ने जो निर्णय दिए थे वैट कर प्रणाली में वो कारोबारियों के पक्ष में दिए थे, और ये बोला था कि इनोसेंट बायर है तो ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर। 4 शर्तें शायद काफी नहीं थी। 1 जनवरी 2022 से एक शर्त जोड़ी, दूसरी शर्त जोड़ी गई है आपकी 1 अक्टूबर 2022 से, और अब जीएसटी कानून में लिख दिया गया है कि जब तक सेलर का जो इनवॉइस है वो पोर्टल पे नहीं बोलेगा तब तक बायर को आईटीसी नहीं मिलेगी। ये प्रावधान भी शायद पर्याप्त नहीं था, तो उन्होंने एक और कंडीशन ये ऐड करी कि सप्लायर की अगर 6 त्रुटियां होंगी तो भी हम बायर की आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। क्या वो प्रावधान है उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि मान लीजिए कोई एबीसी का ट्रांजैक्शन है। मिस्टर ए ने मान लीजिए आयरन स्क्रैप का डीलर है और इसने 1 करोड़ का माल बेचा है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उस माल पे अपना एडिशन करके 1 करोड़ 10 लाख का माल बेचा है मिस्टर सी को। अब मेरा सवाल ये है कि मिस्टर बी ने अपना टैक्स चुकाया है आईटीसी के माध्यम से, मिस्टर बी ने, और मिस्टर सी ने चारों शर्तें पूरी करी हैं। ही हैज अ टैक्स इनवॉइस, उसने माल प्राप्त किया है, मिस्टर बी ने टैक्स चुकाया है, और मिस्टर सी हैज फाइल्ड हिज रिटर्न। लेकिन मिस्टर ए इज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, वो अस्तित्वहीन व्यक्ति है। तो मेरा क्वेश्चन ये है whether Mr. C is eligible for the ITC, yes or not? क्योंकि जीएसटी कानून में चारों शर्तों का अनुपालन तो मिस्टर सी ने किया है, उसके पास टैक्स इनवॉइस है, माल प्राप्त किया है, मिस्टर बी ने टैक्स चुकाया है और मिस्टर सी ने रिटर्न फाइल कर दिया है। इनवॉइस फेक जारी किया है मिस्टर ए ने। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे अभी चर्चा हो रही थी। पटना हाईकोर्ट का बड़ा एक रिसेंट एक जजमेंट आया है और उस जजमेंट को मैं डिस्कस करूंगा आगे। लेकिन ये जो एबीसी के ट्रांजैक्शन है हम सभी को देखने को मिलेंगे। तो वो 4 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं वो हम सबको आज संज्ञान लेके जाना है।
उन ब्रह्मास्त्र को डिस्कस करने से पहले अभी एक मीटिंग थी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, आई वाज देयर, इट वाज इन अ वेबिनार, मिस्टर उपेंद्र गुप्ता जी वाज दी ऑन द चेयर हु वाज लीडिंग इट। तो मैंने ये बोला कि 17-18 और 18-19 में मेरी पार्टी का ऑडिट होता है और ऑडिट में उसके कुछ बिल्स उसके 2A में प्रदर्शित नहीं होते हैं, और हम सभी को मालूम है जो 2A की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं 2019 अगस्त 2019 से चालू हुई है, यानी कि जिस कर प्रणाली में या कर अवधि में जीएसटीआर 2A था ही नहीं, उसके बेसिस पे हाउ कैन यू डिसअलाउ माई आईटीसी। तो मिस्टर उपेंद्र गुप्ता जी का जवाब था, सौरभ जी शायद आपने जीएसटी कानून पूरा पढ़ा नहीं। जीएसटी कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 155। क्या कहता है वो सेक्शन 155? आंचल जी ने कहा ओनस। जीएसटी कानून में लिखा हुआ है कि आईटीसी को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी बायर पे रहेगी, ना कि विभाग पे रहेगी। यानी कि बायर को ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि चारों शर्तें, जो अब 2 शर्तें और ऐड हो गई हैं, 6 शर्तें पूरी की गई हैं और 6 शर्तों का अनुपालन बायर द्वारा किया गया है। इस तथ्य को सत्यापित करने की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की। सेक्शन 155 2 लाइन का सेक्शन है, अगर आप पढ़ेंगे, इट सेज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ द ओनर इज ऑन द बायर एंड नॉट ऑन द डिपार्टमेंट। तो सेक्शन 155 का संज्ञान हमें लेना है। और ये जो समस्या है, मैंने बताया कि ये जो 4 ब्रह्मास्त्र हमें आज क्यों लेके जाने हैं, ये दिस इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। जैसा कि आंचल जी ने डिस्कस किया, द इनोसेंट बायर सेज कि मेरे पास इनवॉइस है, माल प्राप्त हुआ है, सेलर ने टैक्स चुकाया है, ई वे बिल है, भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है, यानी कि बायर अपने सारे जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता है, और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद भी कानून ये कहता है द आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और इस लड़ाई का क्या निष्कर्ष निकलेगा वो तो आगे वक्त ही बताएगा।